स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर लेवल्स करेंगे। यदि आप क्लास 9th से अभी क्लास 10th में गए हैं और आपको 2026 बोर्ड एग्जाम देना है और आप चाहते हैं कि साइंस में 95 प्लस स्कोर करें, 100 में 100 स्कोर करें, तो सबसे पहला काम आप पहुंचे कि आपको अपना सिलेबस जाना चाहिए कि साइंस में हमको कितना पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है और किस चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है। तो आपको ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में 2026 बोर्ड एग्जाम का मैं आपको सिलेबस बताऊंगा साइंस का। ठीक है, साइंस में आपको कितना पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है और कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा। यदि आपको सिलेबस ही नहीं पता रहेगा तो आप किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो पहला आपका फोकस होना चाहिए कि आप अपना सिलेबस जानिए। तो मैं आज की इस वीडियो में विज्ञान का सिलेबस पूरा तरह से कंप्लीट कर दूंगा कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कितना पढ़ना है, सभी मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारा चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट मतलब ऑल सब्जेक्ट का तैयारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ इस चैनल पर कराई जाएगी। सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का मैं पीडीएफ भी इसी चैनल पर दे दूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक और प्यार से कमेंट जरूर कर देना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं विषय विज्ञान आपका है कक्षा 10 का। इसमें हम आपको इसका पूरा सिलेबस को बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए 70 अंक का आपका लिखित पेपर होता है, बाकी 30 अंक का मतलब 30 अंक का क्या होता है, वो 30 अंक का आपका मासिक टेस्ट मतलब आपका जो भी स्कूल में प्रोजेक्ट कार्य होता है उसको कराया जाता है 30 नंबर में। ठीक है, मतलब आपका टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 70 नंबर आपको लिखित होता है और 30 नंबर आपके स्कूल से होता है, मतलब प्रोजेक्ट कार्य का होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। बात आगे क्या बताना आपको ध्यान सुनिएगा। इसमें लिखा है कि न्यूनतम उत्तीर्ण 23 एवं 10 कुल मतलब 33 अंक लाना था। मतलब आपको किसी भी सब्जेक्ट में, यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि आपको उसमें पास होना है तो आपको टोटल 33 अंक लाना है। कितना अंक लाना है बाबू? 33 अंक लाना है। ठीक है, कितना अंक लाना है? 33 अंक आपको लाना है, तभी आप उसमें क्या कर सकते हैं, पास हो जाएंगे। मतलब कम से कम आपको 33 लाना है। कितना? 33 नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कहने का मतलब कि 23 जो आपका जो 70 नंबर का पेपर होगा उसमें से आपको 23 नंबर पाना है, और जो 30 नंबर का जो स्कूल में प्रोजेक्ट कार्य है उसमें 10 नंबर पाना है। ठीक है, मतलब टोटल आपको 33 अंक लाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में तो आप पास हो सकते हैं, फेल नहीं होंगे। यदि आपने 30 नंबर ला दिया किसी सब्जेक्ट में, मान लिया आप साइंस में 30 नंबर लाए तो आप फेल हो गए साइंस में। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या करना है, मतलब 33 से ऊपर स्कोर करना है ताकि आप पास हो सके। लेकिन आपका सपना ये नहीं चाहिए कि हमको 33 से ऊपर लाना है, आपको 100 में 100 का सपना देखना है, चाहे 95 प्लस का सपना देखना है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 70 नंबर का आपका लिखित पेपर होगा और 30 नंबर का आपका स्कूल में जो भी कार्य कराए जाएंगे उसका होगा। ठीक है, और किसी भी सब्जेक्ट में अगर पास होना तो आपको कम से कम 33 नंबर पाना ही पाना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए रासायनिक पदार्थ मतलब जो आपके रासायनिक पदार्थ में प्रकृति एवं व्यवहार है, ये आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछा जाएगा। मतलब 20 अंक का ये आपका पहला ये थी। ठीक है, क्रम संख्या पहला में रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार में आपको 20 रहेगा। ठीक है, फिर आपका दूसरा पॉइंट है जैव जगत। जैव जगत ये आपके एग्जाम में 20 नंबर का आएगा। ठीक है, फिर आपका तीसरा जो है प्राकृतिक घटना है। ठीक है, इस ये आपके एग्जाम में 12 नंबर पूछा जाएगा। विद्युत का प्रभाव आपके एग्जाम में 13 नंबर का आएगा। फिर आपका प्राकृतिक संसाधन है आपके एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन कितना होगा, 30 नंबर का जो आपके स्कूल में होगा। मतलब टोटल 70 30 कितना हो गया, 100 अंक का हो गया। ठीक है, ये आपका रहा। अब हम चलेंगे एक एक चैप्टर करेंगे कि आपका पहला चैप्टर क्या नाम है और इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला आपका चैप्टर क्या नाम है? सबसे पहला चैप्टर का नाम आपका है क्या है? रासायनिक पदार्थ। मतलब रासायनिक पदार्थ इकाई 1 में देखते हैं पहला चैप्टर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आपके पहले चैप्टर क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ध्यान सुनिएगा। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है, पहला टॉपिक पढ़ना है रासायनिक समीकरण। मतलब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, इसको आपको पढ़ना है। फिर संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब आपको समीकरण को संतुलित कैसे करना है उसको पढ़ना है। फिर संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य क्या है उसको पढ़ना है। फिर संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ना है, जैसे संयोजन अभिक्रिया, अपघटन, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है उपचयन तथा अपचयन।
पहला चैप्टर का आपका क्या नाम है, पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके अंदर आपको एक टोटल टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, मतलब तब आपका चैप्टर 1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं पहला चैप्टर एकदम क्लियर हो गया होगा। आपको पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें ये सब टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर क्या है आपका, दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, दूसरा चैप्टर क्या नाम है आपका, दूसरा चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। इसमें आपको पढ़ना है H प्लस तथा OH आयनों के आधार पर अम्ल। ठीक है, H प्लस तथा OH माइनस आयनों के आधार पर अम्ल क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर क्षार तथा लवण की परिभाषाएं पढ़ना है। फिर इनके सामान्य गुणधर्म पढ़ना है, उदाहरण तथा उपयोग पढ़ना है। ठीक है, अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा, सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग पढ़ना है। फिर आपको पीएच पैमाना की अवधारणा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पीएच पैमाना की अवधारणा पढ़ना है। ठीक है, फिर इसमें क्या पढ़ना है, दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व पढ़ना है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा तथा प्लास्टिक पेस्ट के निर्माण करने की विधि तथा उपयोग पढ़ना है। ठीक है, आपको विरंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा है, धावन सोडा है और प्लास्टर पेस्ट है, इनको कैसे बनाया जाता है और इनका उपयोग क्या है हमारे लाइफ में, उसका उसके बारे में को लिखना है। ठीक है, यदि आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर 2 क्या नाम है, अम्ल क्षार एवं लवण, और इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको, इतना टॉपिक पढ़ना है। इन सभी टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो आपका चैप्टर 2 भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा चैप्टर रहा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, मतलब अगला चैप्टर क्या है, धातु एवं अधातु। जो आपका रासायनिक पदार्थ मतलब आपका जो केमिस्ट्री का पार्ट है, ये टोटल 20 अंक का आएगा। ठीक है, मतलब जो आपका केमिस्ट्री, जो आपका साइंस है वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ठीक है, इससे बना होगा। तो उसमें केमिस्ट्री आपको कितना नंबर का रहेगा, 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो अब आपका तीसरा चैप्टर क्या है, धातु एवं अधातु। तीसरा चैप्टर क्या है, धातु एवं अधातु। इसमें पढ़ना है धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म पढ़ना है, आयनिक यौगिकों के निर्माण तथा गुणधर्म पढ़ना है। फिर सक्रियता श्रेणी पढ़ना है, तो धातु कर्म की आधारभूत विधियां पढ़ना है। फिर से पढ़ना है संक्षारण तथा उसका निवारण। ठीक है, ये आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है, धातु एवं अधातु में। ठीक है, फिर आपका इसमें का आखिरी चैप्टर है, जो आपका केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर क्या है, कार्बनिक यौगिक। क्या है, कार्बनिक यौगिक पढ़ना है। फिर इसमें पढ़ना है कि कार्बनिक यौगिकों के सहसंयोजी आबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति पढ़ना है। फिर समजातीय श्रेणी पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको क्या पढ़ना है इसमें, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ना है बाबू, आपको पढ़ना है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर पढ़ना है। फिर कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है, जैसे दहन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है, संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म पढ़ना है। ये सब आपको पढ़ना है। फिर इसमें साबुन और अपमार्जक पढ़ना है, इंपोर्टेंट टॉपिक है साबुन और अपमार्जक। ठीक है, तो इस तरह आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका जो चैप्टर, जो आपका केमिस्ट्री पोर्शन है क्लियर हो जाएगा। तो आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सबका और आप अपने कॉपी पर या सिलेबस के तौर पर लिख लीजिएगा कि हमको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, और बढ़ते हैं आपका बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, अब आपको कोर्स इकाई 2 आ गया, जैव जगत, मतलब बायोलॉजी का पोर्शन आ गया। बायोलॉजी आपके एग्जाम में ये भी क्या होगा, 20 अंक आएगा, मतलब 25 नंबर का आता है। ठीक है, 25 नंबर या 25 लिख लीजिए, 25 अंक आता है। केमिस्ट्री 20 नंबर का आता है, बायोलॉजी 25 नंबर का, फिजिक्स भी 25 नंबर का आता है। ठीक है, तो इसमें पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। क्या है, चैप्टर का नाम पहला है जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम है। इसमें सजीव पौधे तथा जंतुओं का पोषण पढ़ना है, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है। अब मूलभूत अवधारणा भी पढ़ना है, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है। फिर आपका चैप्टर है प्रजनन, फिर आपका अनुवांशिकता। ठीक है, तो इस तरह इन टॉपिक को पढ़ना है। अनुवांशिकता में क्या पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का, इसको आपको जरूर से जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, अब आपका तीसरा इकाई क्या है, यूनिट नंबर 3 क्या है, प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है, प्राकृतिक घटनाएं आपके एग्जाम में 12 नंबर पूछ जाता है, इसमें आपको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, अपवर्तन, कुछ रहेंगे वक्र पृष्ठ, ये आप सब इंपोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप क्या कर लीजिएगा, इसको तैयार करना है। ठीक है, इसमें आपको फिजिक्स में कई चैप्टर है, विद्युत प्रभाव है, विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, ये सब आपके इंपोर्टेंट चैप्टर है, जिसको आपको करना है कंप्लीट कैसे करके कर लेना है। ठीक है, बाकी आपको प्रयोगात्मक कार्य सूची है आपके स्कूल वाले बता देंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पढ़ाई को आप बेहतर लेवल से कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।